बंधुओं प्रणाम। न्यूज नशा के आज के कार्यक्रम में मैं आशुतोष अग्निहोत्री बात करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी के रिश्तों की। पॉलिटिकल सर्किल में ये चर्चा काफी तेज चल रही है कि इन दोनों के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं है और ये कोई बहुत नई बात भी नहीं है। नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध जब नितिन गडकरी भाजपा अध्यक्ष हुआ करते 2013-2014 के दौर में, तब से ही वो हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने जीत का लक्ष्य रखा है 400 सीटें और इतनी बड़ी संख्या या इतना भारी भरकम बहुमत वो इसलिए भी लेना चाहते हैं कि अपने दूसरे कार्यकाल में जो कुछ उन्होंने थोड़ी बहुत अड़चने महसूस की, वो चाहते हैं कि तीसरे कार्यकाल में इतने ताकतवर नेता के रूप में वो निकल के आए या उभरे कि सारे मतलब मैं विपक्ष को तो वो उन्होंने जो है दूसरे कार्यकाल में कभी जो है जवाब नहीं दिया या उसकी एक नहीं सुनी, लेकिन तीसरे कार्यकाल में वो चाहते हैं विपक्ष को तो हैंडल कर लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी विरोध की कहीं कोई गुंजाइश ना बचे और सारे नेता सरकार में या पार्टी में भेड़ चाल से उनके पीछे चलते चले जाए। दूसरे कार्यकाल में मोदी जी ने अपने सेकेंड टर्म में उन्होंने कई पार्टी के ही कद्दावर नेताओं को खामोश रहने पे मजबूर कर दिया। उसमें सबसे पहले नाम आता है राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह, मैं उन्हीं राजनाथ सिंह की बात कर रहा हूं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी के नाम का प्रपोजल किया था। इसी के साथ हम लाल कृष्ण आडवाणी को भी याद करेंगे कि उन्होंने ही मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी बचाई थी। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की राजनीति की या कार्य करने की शैली है कि जो लोग उनकी मदद को आए उन्हीं को ही किनारे लगा दिया गया। राजनाथ सिंह के बाद दूसरे नेता हैं, बड़े हैं, कद्दावर नेता हैं, विदर्भ से आते हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी सैद्धांतिक रूप से या नीतियों के आधार पे वो बहुत स्पष्ट बात करते हैं। उनकी परफॉर्मेंस भी मोदी सरकार के जितने भी मंत्री हैं शायद सबसे अच्छी परफॉर्मेंस उन्हीं की है और ये बात आप सब जानते होंगे जब आप लोग हाईवेज पे निकलते होंगे, जो उन्होंने काम किया हाईवेज का। उसके बाद भी पर्सनल ईगो या इंटरेस्ट को लेकर जो है दोनों में टसल चलती रहती है और ये बात जाहिर होती है समय समय पर नितिन गडकरी के दिए गए बयानों से, जो प्रधानमंत्री को असहज करते हैं। गलती इसमें नितिन गडकरी की भी नहीं है, उनको बार बार पुश किया जाता है, साइडलाइन करने की कोशिश की जाती है और अपने सर्वाइवल, अपने एग्जिस्टेंस और अपने प्रेजेंस बनाए रखने के लिए उनको इस तरह के बयान देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हमारे साथ आज जुड़े हैं वाहिद साहब हमारे गेस्ट इस शो में। वाहिद साहब से भी मैं जानना चाहूंगा कि आखिर क्या वजह है इन दोनों नेताओं के बीच इस तरह के रिश्ते और नरेंद्र मोदी की वर्किंग स्टाइल क्या है? आशुतोष जी, जरा इसको थोड़ा सा हम दूसरे एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये एक कॉमन जर्नलिस्ट जो हमारे बीट के पत्रकार होते हैं या फिर वन टू वन के चक्कर में जो लगे रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं से कोई खबर मिल जाए या फिर कोई ऐसा सवाल हो जाए जिस पर जो है कम से कम जनता को थोड़ा सा मजा आ जाए। एक्चुअली ये जर्नलिज्म नहीं है। मैं आपको आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप समझ सकते हैं कि असल वजह क्या है। देखिए, नितिन गडकरी को प्लान बी की तरह जो है वो एस्टैब्लिशमेंट, जो आप आरएसएस का थिंक टैंक आप उसे कह सकते हैं, जो उसको एक थोड़ा सा साइड लाइन से हटा के नितिन गडकरी को एक रखा गया है। और अगर आरएसएस सपोर्ट में ना हो तो आप जानते हैं कि श्री मोदी जी के सामने कौन ठहर सकता है। अगर राजनाथ सिंह और आडवाणी नहीं ठहर सकते तो फिर गडकरी जी की क्या मतलब अहमियत है कि वो मतलब काम करते रहे और कुछ अलग बोलते रहे और टिके रहे। ये संभव नहीं है। सच्चाई ये है कि जो गेम जो है राजनाथ सिंह मोदी जी के साथ करना चाहते थे, थोड़ा मैं आपको लेके चलता हूँ शुरुआती दिनों में जो आज के हालात बने हुए हैं ना। देखिए, मोदी जी लाख कहते रहे आपकी बार 400 पार, हकीकत वो भी जानते हैं कि 200-250 के बीच में अगर सीटें आ जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। एनडीए भले ही सरकार बनाने की स्थिति में हो, तो ये वो 2013 का जो माहौल है ये उससे थोड़ा अलग है, मगर सिचुएशन वही है। राजनाथ सिंह जी जानते थे कि आडवाणी के होते हुए उनको प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए जो है उनकी जगह नहीं बन सकती, तो उन्होंने मोदी जी को सामने लाकर जो है आगे बढ़ाया
और मोदी जी को भी वो प्रधानमंत्री बनाना नहीं चाहते थे। राजनाथ सिंह जी चाहते थे कि जब हमारे पास 200 250 के पास सीटें आएंगी, जो एनडीए का कोलिशन है वो मोदी के नाम पर समर्थन देने से मना कर देगा। ऐसी सिचुएशन में प्लान बी के तौर पे राजनाथ सिंह खड़े होंगे और वो आसानी से प्रधानमंत्री एनडीए के बन जाएंगे, क्योंकि उनकी छवि साफ है। वो मुख्यमंत्री रह चुके थे उत्तर प्रदेश के, हालात जो है हिंदू मुस्लिम में भी कोई इतनी बड़ी टेंशन राजनाथ सिंह को लेकर नहीं थी। मगर यहाँ पर अगर सबसे बड़ा कोई हिंदू मुस्लिम में कोई विवादित चेहरा था तो वो नरेंद्र मोदी का था। तो इसी प्लान बी को आप इसे भी समझ लें कि आरएसएस का थिंक टैंक चाहता है कि अगरचे 272 के नीचे सीटें आती हैं इस चुनाव में, तो नितिन गडकरी पर एनडीए के सभी जो लोग हैं वो सहमत हो सकते हैं, दूसरी पार्टियां टूट के आ सकती हैं। अगर 272 में से 271 सीटें रह गई तो नरेंद्र मोदी के नाम पर एनडीए में से कोई साथ नहीं आएगा, लिख के रख लीजिए। और ये बात नरेंद्र मोदी जी खुद भी जानते हैं, ये बात जो थिंक टैंक है आरएसएस का वो भी जानता है, और जो एक्सपर्ट राजनीति को समझते हैं, जो गहन रहस्यों को समझते हैं, वो ये बात जानते हैं कि नितिन गडकरी जी को बाकायदा एक प्लान बी के तहत सपोर्ट हासिल है, समर्थन हासिल है और छत्र छाया हासिल है, इसलिए वो बोल पा रहे हैं। वैसा मैं एक चीज मैं फिर आना चाहूंगा अपने पॉइंट पे। आपने कहा कि नितिन गडकरी या राजनाथ सिंह को प्लान बी की तरह जो है रखा था आरएसएस ने या हुसोएवर, कहीं यही वजह तो नहीं है कि नितिन गडकरी से नरेंद्र मोदी को हमेशा खतरा महसूस होता रहा अपने पूरे 2 टर्म में, और इसलिए ये टसल जो बनी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही जा रहे हैं। देखिए एक बात समझिए, जैसे राजनाथ सिंह जी का चेहरा विवादित नहीं था, उसी तरह नितिन गडकरी जी को मैं कहता हूं कि कोई भी पार्टी अछूत नहीं समझेगी। कोई भी, चाहे वो मुस्लिमों का भारी समर्थन लेकर आने वाली पार्टी हो, अगर उसे एनडीए में शामिल होना पड़े तो नितिन गडकरी के नाम पर हो सकती है। वो खुद जिस तरह के जेस्चरिंग दे रहे हैं, पोस्चरिंग दे रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज है, और जिस तरह वो मुस्लिमों में जाकर भी अपने आप को मजार या फिर उनके साथ अपने घनिष्ठ संबंधों को जो जाहिर करते हैं और अपना एक लिबरल चेहरा लेकर वो आए हैं। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि नितिन गडकरी के पास में 2 प्लस कार्ड है। वो 2 प्लस कार्ड, एक तो ये कि जो हाईवे का काम उनको मिला, वो अलग बात है कि अगर हाईवे के काम पर अब कभी आप बात करेंगे तो फिर पीपीपी मोड क्या होता है और नितिन गडकरी जी का इसमें रोल क्या था और अर्थव्यवस्था ये जो है कहां से कनेक्ट हो रही थी, गहन रहस्यों पर भी हम बात कर सकते हैं फिर कभी, कोई बात नहीं, आज आपके हिसाब से करते हैं। मगर एक चीज मैं कहूंगा कि वो काम सफलतापूर्वक हो रहा है और वो कमाल का है, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि देश में हाईवे का जाल है, किस मोड में है, मॉडल क्या है, आने वाले दिनों में क्या होगा, वो एक गहन रहस्य की बातें हैं। मगर फिलहाल जो आप आम जनता को देखें, वोटर की नजर से देखें, या भारतीय बुद्धि लेवल को अगर आप मैच करने की कोशिश करें तो नितिन गडकरी को 10 में से 10 नंबर दिए जा सकते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम यकजहती की बात हो, देश को जोड़ने की बात हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात हो, या फिर जो है काम करने की क्षमता की बात हो। तो हर नंबर से एस्टेब्लिश करने में आरएसएस ने मदद की है, सिस्टम ने मदद की है। नितिन गडकरी प्लान बी के लिए तैयार हैं, और आप ये मान के चलें जनाब के जो इलेक्शनों के नतीजे आने वाले हैं, उन नतीजे में प्लान बी मुझे ज्यादा आगे आते हुए नजर आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर 271, 72, 73 नहीं, अगर 271 सीटें भी बीजेपी लाई तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। तो फिर सेकेंड फेस आप किसको देख रहे हैं उसके बाद? निश्चित रूप से नितिन गडकरी, निश्चित रूप से नितिन गडकरी पर देखिए जो बेचैनी, आप भी जानते हैं, आप भी सत्ता के हलकों में रहते हैं, मैं भी सत्ता के हलकों में रहता हूं, और इवन मैं तो नॉर्मली मतलब टॉप 5 के नीचे में ज्यादा कुछ इन्वॉल्वमेंट मेरा रहता नहीं है। बट जो बाकी की जो सिचुएशन या हैंडलर है, जो स्टेट की जो पोजीशन होती है, उसको अगर हम एनालाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो फिर ये दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी है। आप ये कहें कि कोई और मंत्री कोई काम करने में अचीवमेंट नहीं कर पाया तो ये आधा सच होगा। पूरा सच ये है कि नरेंद्र मोदी जी के होते हुए कोई एक फाइल में अगर कहीं का चेयरमैन चुनना है किसी मंत्री को, तो उसके मेंबर को चुनने की परमिशन भी नरेंद्र मोदी जी से लेनी पड़ेगी। मंत्रियों की औकात कोई है ही नहीं। नितिन गडकरी खुले तौर पर काम कर रहे हैं। नितिन गडकरी को एक बहुत बड़ा छत्र जो है वो एक प्लान बी की तरह जो है संरक्षण दे रहा है।
ये एक कड़वा सच है, शायद मैं पहली बार इस बात को जो है आपके सामने रख रहा हूँ या इस मीडिया में रख रहा हूँ। भाई साहब, हम आपको यहाँ पे जिक्र करते हैं, ये 2019 के आसपास शपथ ग्रहण समारोह को समझ लीजिए, उससे हम इसको जोड़ते हैं। 2019 का जो शपथ ग्रहण समारोह था, तो नितिन गडकरी भी जा रहे थे। वहां उनको मुकेश अंबानी मिल गए। तो अंबानी साहब ने उनसे कहा कि आप मतलब क्यों जो है वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो गडकरी ने कहा, मैं समझा नहीं आपकी बात, मैं क्यों आपके पीछे पड़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप जो है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को इंपोर्ट करने की योजना पे क्यों इतना ज्यादा जो है फोर्स कर रहे हैं। तो खैर बात वहां पर आई गई होगी, लेकिन बाद में जब बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के इंपोर्ट का प्रेजेंटेशन लेके गडकरी साहब मोदी जी के पास गए और 2 बार उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया इस बारे में, लेकिन उस पर आगे बात बढ़ी नहीं। तो अब ये एक ऐसी घटना है जो उस समय चली थी, मुझे नहीं, काफी जर्नलिस्ट के बीच में, कि ऐसा हुआ था। अब मैं इसको जोड़ता हूं कि अगर राहुल गांधी कहते हैं आज की तारीख में कि मोदी जी अडानी और अंबानी के लिए ही काम करते हैं, तो ये तो एक चीज जो बाहर आ गई थी। ऐसा हो सकता बहुत सी चीजें हों, और गडकरी जी उस योजना को लेकर बहुत परेशान है। वो एक एनवायरनमेंट से भी जो है प्लान था, उसको लेके गडकरी जी ने बहुत बहुत कोशिश की, लेकिन वो बात नरेंद्र मोदी के यहाँ से आगे बढ़ी नहीं। मैं आपको इसका विस्तार से जवाब दे दूं? जी देखिए ये वो बातें हैं जिनको मैंने पहले ही कहा है कि ये क्या होता है कि पुट एंड होल्ड। मोदी जी की स्थिति ये है कि अगर कोई मंत्री डायरेक्ट अंबानी से मिलने जाएगा तो फिर वो उनको फोन कर देते हैं, लिफ्ट में उतरने से पहले ही उनको फोन आ जाता है कि भाई क्या हुआ, दावतें खाने लगे हो क्या, मतलब घर में खाना नहीं रहा। तो सिचुएशन मॉनिटरिंग लेवल बहुत हाई है और वो जो कुछ करते हैं वो खुद करना चाहते हैं, ये अलग बात है। अब बात आती है अडानी अंबानी की और गडकरी के बीच के तनाव की या एनवायरमेंट की। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, देश की जनता शायद नहीं जानती है, देश की जनता शायद नहीं जानती है कि नीति आयोग को हटाकर, योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग को क्यों लाया गया। नीति आयोग की तमाम नीतियों को अगर आप देखेंगे तो एक यूनाइटेड नेशन का एक एजेंडा है जिसे कहते हैं एजेंडा 2030, और उसको उसके अंदर आते हैं 17 सस्टेनेबल गोल। तो पूरी दुनिया अपने अपने हिसाब से 17 सस्टेनेबल गोल, जितने जुमले पिछले 10 साल में मोदी जी ने बोले हैं, 90% यूनाइटेड नेशन के 17 सस्टेनेबल गोल के जो हेडलाइंस हैं उनको, चाहे वो मतलब गरीबी उन्मूलन को हो, जीरो हंगर हो, ये सारे के सारे स्लोगन इंटरनेशनल हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि मोदी जी बड़ा चमत्कार कहीं कहीं करके लेके आ गए। इन्होंने पेरिस समझौते में जो साइन किए थे वो आप मत भूलिएगा, जहां $400 मिलियन के बजाय $600 मिलियन एनवायरमेंट के लेवल पे हमको मिलना था, वो हमको बड़ी हमारी सराहना की गई थी एनवायरमेंट को लेकर। तो एनवायरमेंट को लेकर ये गेम क्या है, मेरे पूरा एक प्रोग्राम है मेरे 17 सस्टेनेबल गोल के षड्यंत्र पर। आपने योजना आयोग हटा दिया जो हम भारतीय हितों को देखकर, भारतीय डाइवर्सिटी को देखकर, स्टेट की पोजीशंस को देखकर जो हम लागू करते थे या मंथन करते थे, और आपने सिर्फ यूनाइटेड नेशन का एक वो एजेंडा जो विकसित देशों पर भी लगता है और विकासशील देशों पर भी लगता है और स्ट्रगल कर रहे हुए देशों पर भी सेम लगता है। इस सब देशों की नीतियां सेम कैसे हो सकती है? मगर ठीक है, भोली वाली जनता है, भोले वाले पत्रकार हैं, आप अच्छा आसानी से उनका बना सकते हैं, बनाते रहिए, मैं क्या कर सकता हूँ। मगर एक चीज आपको बता दूं, ये जो एनवायरमेंट का गेम है ये बहुत बड़ा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से मेरा छोटा भाई डॉक्टर उमर सैफ साइंटिस्ट है, और यह भारत के अंदर वो चाहे नमामि गंगे हो या बहुत सारे प्रोजेक्ट हो, उनको जो ऑपरेट करता है या उनका एडवाइजर है मुख्य, मेरा छोटा भाई उमर सैफ है, जो एनवायरमेंटलिस्ट साइंटिस्ट है। जो यूनाइटेड नेशन के एजेंडा आते हैं वो हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं, हम उनके षड्यंत्रों को भी जानते हैं अच्छे से। तो मगर बात हम उस पर नहीं जाते अभी। यहाँ मोदी जी की या अडानी जी की जो खटपट है वो, या अंबानी जी की क्यों नहीं हो सकती, नितिन गडकरी जी की,
मत भूलिएगा कि जितने हाईवेज बन रहे हैं उनमें से अधिकतर पीपीपी मोड पर है, और नीति आयोग में यानी यूनाइटेड नेशन के 17 सस्टेनेबल गोल के फंड लेने के बदले में आपने वो लिख के दिया है कि आप हर हाईवे के हर प्रोजेक्ट के अंदर प्राइवेट पार्टनरशिप रखेंगे, और वो प्राइवेट पार्टनरशिप में एक विदेशी कंपनी होना अनिवार्य है। ये तमाम चीजें तो भारतीय मीडिया में चर्चा ही नहीं होती, ये भारतीय राजनीति में चर्चा ही कोई नहीं करना चाहता। कांग्रेस क्यों करेगी? क्योंकि उनको भी उसी को फॉलो करना है। आपके जो दूसरी क्षेत्रीय पार्टी है उनमें तो विचारों में इंटरनेशनल या डिप्लोमेसी की या कूटनीति की बुद्धि तक मौजूद नहीं है। तो अब आप अगर कांग्रेस के कुछ बुद्धिजीवी ये सब कुछ करना चाहते हैं, वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनको सेम इसको फॉलो अप करना पड़ेगा। तो मतलब देश की जनता को अपनी कारकर्दगी बताने के लिए यूनाइटेड नेशन के चार्टर को लागू करते हुए आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, मान लेता हूं, मगर ये जो कैपिटलिज्म हम यहाँ पर ला रहे हैं, कैपिटलिज्म में नितिन गडकरी जी आए, राहुल गांधी आए, कोई और गद्दी पर आए, वो फॉलो करना पड़ेगा। मत भूलिएगा सुरेश जी के जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उन्होंने स्वदेशी लाओ और विदेशी भगाओ का नारा दिया था, और जब वो सत्ता में आए थे तो 1400 प्रोडक्टों को ड्यूटी फ्री करके ड्यूटी फ्री एंट्री देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये अंतरराष्ट्रीय जो है संधियां होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जिनके बदले हम टीटी करते हैं, संधि करते हैं। तो अडानी और अंबानी क्या है? ये बिल गेट के पार्टनर है, आप नहीं जानते क्या? 4.7 मिलियन देखिए वहां पर अंबानी का वहां भी इंटरेस्ट क्लैश हो रहा था, क्योंकि देश के अंदर प्लास्टिक प्रोड्यूसर के रूप में अंबानी से बड़ा कोई नहीं है, और अगर बायोडिग्रेडेबल जो है प्लास्टिक के इंपोर्ट का रास्ता खुल जाता है तो उनका बिजनेस वहां पर जो है वो सफर कर रहा था, इसलिए ये इशू आया। बात मैं खाली ये कहना चाह रहा था कि जो मोदी जी एनवायरनमेंट से भी बहुत होने का दावा करते हैं, अभी उन्होंने जो है अमृत महोत्सव में जो है हर गांव-गांव में तालाब खुदवा दीजिए, जल संरक्षण कर लीजिए वगैरह वगैरह, लेकिन एक फेस वो दूसरा है जो जनता को दिखाई नहीं देता है कि वो कितने जो है एनवायरनमेंट सेवी है। नहीं, वो सही बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अटल माफ कीजिएगा नितिन गडकरी जी को अडानी अंबानी ये कोई अपोज नहीं करेंगे, क्योंकि एक चीज मान लीजिएगा आशुतोष जी कि सिर्फ एक चेहरा कुछ नहीं कर सकता, उसके पीछे जो स्टेट होता है ना, स्टेट जिसके साथ कनेक्टेड होता है, और स्टेट जो चाहता है, यानी आपके 25-30 अधिकारी देश के अंदर ऐसी संस्थाओं के ऊपर बैठे होते हैं जिनकी एक बहुत अहमियत होती है, और जब वो चाहते हैं तो किसी की भी डिक्टेटरशिप को समाप्त कर सकते हैं और किसी की भी डिक्टेटरशिप को कायम कर सकते हैं। ये याद रखिएगा। ये आपने जब तक ये आपने बहुत बड़े कैनवस की बात की। आपने इंटरनेशनल कंपल्शंस क्या है उनकी बात कर रहे हैं, हम इस समय जो है बात कर रहे हैं मोदी और गडकरी के रिलेशंस की। अब देखिए गडकरी को मैं ये जानना चाहता हूं, आखिर कोई प्राइम मिनिस्टर अपने एक मिनिस्टर को किस हद तक पुश करेगा? उनको संसदीय बोर्ड 2022 में संसदीय बोर्ड से उनको, अब देखिए गडकरी जैसा कल्ट वाला आदमी उसको आपने संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया। 2019 के पहले तक उसके पास 3-3 मंत्रालय होते थे, आज एक मंत्रालय रह गया। गडकरी साहब की शिकायत तो ये भी है कि ठीक है मुझे जो है पूरे देश की राजनीति नहीं करनी, लेकिन मुझे जो है मैं महाराष्ट्र का लीडर हूं, मुझे महाराष्ट्र में रहने दीजिए। और वहां पर भी जो है आपने गडकरी के पहले जो है नारायण राणे को आपने खड़ा कर दिया, फडणवीस को आप जो है उसके पहले खड़ा कर रहे हो। तो ये बार बार एक आदमी को पुश करने की जो है कोशिश नरेंद्र मोदी की, और उसी का नतीजा है। मैं बताता हूं देखिए आशुतोष, बात क्या है आप समझिएगा। अगर किसी न किसी तरह का विवाद मौजूद नहीं होगा प्लान बी के तहत, तो इसका मतलब ए और बी सेम है। बी का चेहरा अलग करने के लिए आपको थोड़ा डिस्प्यूट भी दिखाना पड़ेगा, तनाव भी दिखाना पड़ेगा। अगर मैं आपको एक बात बताता हूं, गडकरी जी ने जितने हाईवे बनाए हैं, मैं तो उसकी पूरी कहानी जानता हूं। उसके बाद भी अगर मैं ये कहूं कि अगर मोदी जी चाहते कि ये काम न कर सके, तो एक एनजीटी का डिपार्टमेंट इनको एक परमिशन नहीं देता, एक पेड़ ये नहीं काटते, लाखों करोड़ों पेड़ काट दिए गए हैं, और सब कुछ जो है वायलेशन नहीं हुआ क्या हाईवे बनाने में। दूसरी मिनिस्ट्री आपको पता है कि क्यों रोड नहीं बनते थे, क्यों विकास नहीं होता था?
क्योंकि यहाँ की मिनिस्ट्रियां और यहाँ के डिपार्टमेंट आपस में क्लैश करते थे और एक के रास्ते में दूसरा रास्ता जो है अड़चने डालता था। मोदी सरकार ने नितिन गडकरी के लिए ये तमाम डिपार्टमेंट जीरो कर दिए और इनके ऊपर बैठे हुए लोगों की कोई मतलब जो अड़चन थी वो जीरो कर दी गई और धड़ाधड़ पेड़ काटे गए, सड़कें काटी गई, मकान गिराए गए और रोड बना दिए गए। पिछली सरकारों के नहीं वाहिद साहब, वो देखिए, वो इसलिए उसने गडकरी को क्रेडिट जरूर जाता है, लेकिन आप ओवरऑल देखिए तो मोदी भी जब जो है पब्लिक मीटिंग जाते हैं तो कहते हैं आज आप जो है हाईवेज को देख लीजिए, हमारी सरकार ने पहले जो है इतने किलोमीटर यूपीए गवर्नमेंट में हाईवेज बने, उसके कंपटीशन में अब जो है इतने किलोमीटर, तो क्रेडिट तो वो भी ले रहे हैं। और ये एक ऐसा काम है जो पब्लिक को आप दिखा सकते हो, इसलिए इसको रोकना और इसको प्रमोट करना ये सरकार के हित में था। मैं आपको ना एक मजे की बात बताता हूँ जो आपको हंसी आएगी, फिर आपको एक बात समझ आ जाएगी कि गडकरी क्या कर सकते थे और क्या नहीं कर सकते थे। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि प्लान भी है। जावड़ेकर साहब जो है वो उनको फिल्म बोर्ड का अध्यक्ष मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर बनाया गया। वो उनको जो एक चेयरमैन बनाना होता है, आपको पता है कि सेंसर बोर्ड का एक चेयरमैन अध्यक्ष बनता है और उसके बाद मेंबर बनते हैं। तो अध्यक्ष की चुनाव पर जो है वो चेयरमैन के चुनाव पर तो मोदी जी डेफिनेटली उन्हीं को फैसला लेना था, भले मंत्री जावड़ेकर थे, रिकमेंडेशन दे दी गई, फैसले भी हो गए। उसके बाद वो पूछने गए कि मैं क्या ये जो मेंबरों की लिस्ट है मैंने शॉर्ट लिस्ट कर दी है, तो आप देख लीजिए कि अगर मान लिया जो है ये जो मेंबर हैं ये इनमें से मतलब बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं। तो वो वापस आकर वो बोलते हैं कि बोले कि फाइल रख दो यार। वो बोले कि अगर चेयरमैन बना देंगे और मेंबर भी वही सेलेक्ट करके हमको देंगे तो हम मिनिस्टर क्यों है। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं कि कुछ नहीं कर पाते, भूल जाइए। ये सब कहने की, खुद को खुश करने की हर बातें अलग है। एक आदमी जो प्रधानमंत्री पद की सीट पर बैठा हो अपने मिनिस्टर को अगर एक मेंबर बनाने की इजाजत नहीं देता तो रोड बनाने की इजाजत कौन देता। सच्चाई पर रहना चाहिए। ये अलग बात है कि नितिन गडकरी एक अच्छा फेस है। नितिन गडकरी पर एनडीए के तमाम धड़े तैयार हो सकते हैं। नितिन गडकरी के सामने आने पर हिंदू मुस्लिम एकता भी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि ये बात अब ना राजनीतिक सिंह इसको फॉलो कर सकते हैं, ना आडवाणी जी तो मतलब फ्रेम से बाहर हो गए हैं। योगी जी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। योगी जी को और ये खुद दो ही जगह टारगेट है मोदी जी के इस वक्त, वो एक नितिन गडकरी और एक योगी जी। यकीनन तो ये बात माफ कीजिएगा, नहीं, आपने देखिए योगी जी का आपने यहाँ पे आप जिक्र करिए, अच्छा आप अपनी बात पूरी करिए। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि ये सही बात है कि थाली में सजा के नितिन गडकरी को सत्ता नहीं देंगे मोदी जी, क्योंकि मोदी जी के साथ में जो गेम जो है वो राजनाथ सिंह ने किया था, वो गेम वापस अब जो है आरएसएस कर रही है मोदी के साथ में, और वो करना कोई भी करेगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि 270 सीटें नहीं आ रही हैं, उससे नीचे आ रही हैं, और ऐसे में एनडीए की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे में एनडीए निश्चित रूप से मोदी के चेहरे पर तैयार नहीं होगा। उसके लिए प्लान बी प्लान सी हमेशा तैयार रहता है। प्लान बी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। प्लान बी के लिए माहौल बड़ा अच्छा तैयार किया गया है। मैं खुद भी सहमत हूँ प्लान बी के लिए, मगर बात बड़ी सीधी सी है कि ये हमको उस एंगल से ही जनता को भी समझाना चाहिए, जनता को भी बताना चाहिए कि प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, ऐसा हुआ तो कैसे होगा। ये अलग बात है कि जो आज मैं बातें कर रहा हूँ उनमें थोड़ी बहुत और नींद मोदी जी की उड़ रही इस मामले में कि मैं वो प्लान बी और प्लान सी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो प्लान को खत्म ही करना चाहते हैं। प्लान उनके खिलाफ कोई रहना नहीं चाहिए, वो सत्ता छोड़ने के मूड में है नहीं, मगर मुझे लगता नहीं कि वो अब दोबारा रिपीट होंगे। अच्छा, अगर आपकी बात को मैं मान लेता हूं तो क्या ये प्लान बी के तहत है कि और उन्हीं के मिनिस्टर गडकरी जी कहते हैं कि देश के अंदर मजबूत विपक्ष के लिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। ये बताइए कौन सा प्लान बी है। आप बेसिक साहब योगी की आपने जिक्र कर दिया, उनकी भी बात कर दूं। दरअसल मुझे लगता है कि मोदी जी हर इमर्जिंग पर्सनालिटी या लीडर को वो थोड़ा सा जो है कंट्रोल में रखने की, उसकी रील्स खींच के रखने की, वो ये उनकी इनसिक्योरिटी कह सकते हैं। बाहर से वो भले ही बहुत ताकतवर दिखते हो। अब योगी का आपने जिक्र किया तो आपको याद होगा 2021 के आसपास गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर अरविंद कुमार शर्मा को भेजा गया था, बताइए यूपी। उनको योगी जी ने
योगी जी सहमत नहीं थे। योगी जी ने कई महीने तक उनको जो है मिनिस्टर नहीं बनने दिया और जी अपने लोगों से ये कहते थे कि कैबिनेट क्या, मैं तो इनको राज्य तक जो है नहीं बनाऊंगा। जी बाद में मिनिस्टर बनाया भी, शायद पावर मिनिस्टर बन गए, लेकिन उनको कभी योगी जी ने उठने नहीं दिया। अब ये सीधे चैलेंज जो है वो मोदी, और मोदी की बहुत मतलब वो लविंग लोगों में से थे अरविंद कुमार शर्मा, तो उस तरह जी के जी कॉन्फ्लिक्ट सरकार में होते हैं इनके यहाँ। नहीं तो ये चलते हैं पॉलिटिक्स में। ये तो तय है कि देखिए हमेशा अपनी सीट को इंक्रीज करने के लिए नंबर 1 2 3 जगह बदलने के लिए हर कोई सत्ता के लिए, सब जानते हैं कि योगी जी भी फाइट कर रहे हैं तो पीएम पद के लिए, मायावती जी भी कर रही थी पीएम पद के, अखिलेश यादव भी वो हर कोई चाहता है कि वो प्रधानमंत्री बने, चाहे वो सत्ता पक्ष की पार्टी में हो या विपक्ष की पार्टी में हो। नंबर 2, ये गेम चलता रहता है और ये चलता रहेगा हमेशा। मगर एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये कहें कि गडकरी जी ने जिस तरीके से ये कहा कि विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, तो एक बेसिकली मैं इस भारतीय डेमोक्रेसी में मैंने हमेशा एक बात कही है जो मेरे अलावा किसी ने नहीं कही, मगर कभी आप टाइम निकालिए मैं आपको डिफाइन करके बताऊंगा। मैंने इसको हमेशा एमेच्योर डेमोक्रेसी कहा और मेरे 3-3 घंटे के प्रोग्राम हैं जिनमें मैंने ये डिफाइन करने की कोशिश की थी कि जब यानी कि आपको डेमोक्रेटिक वैल्यूज के जो दूसरे दुनिया में मॉडल हैं उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी अगर एक 80% या 85% जो मेजोरिटियन है, अगर उनका जहन किसी खास वजह से किसी एक तरफ हो जाए, तो जो माइनॉरिटीज के लोग हैं जो जो विपक्ष में जाना चाहते हैं, उनके लिए इस देश में जगह नहीं बचेगी, क्योंकि उनके लिए कोई आपने जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो डेवलप नहीं किया, यानी कि हर किसी का एक रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए। मोदी जी ने एंग्लो इंडियन जो यहाँ पर जीत के कभी नहीं आ सकते, उनके लिए भी रिप्रेजेंटेशन रखा गया था। वो पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है, ब्रिटेन में भी है, हर जगह वो रिप्रेजेंटेशन रखा जाता है हर किसी की कम्युनिटी का। मोदी जी ने उसको समाप्त कर दिया। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये एमेच्योर डेमोक्रेसी है। मोदी जी ने साबित किया कि एमेच्योर डेमोक्रेसी है, इसका कुछ भी किया जा सकता है। उन्होंने किया पूरी ईसाइयत के लिए जो एक एंग्लो इंडियन यहाँ पर मेंबरशिप होती थी, आपने उन सीटों को हटा दिया। इस देश में चर्चा तक नहीं हुई, इस देश में उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचा। तो ये चीजें जो है इनकी आपसी लड़ाई तक हम उलझे रहे हैं, ये जरूरी नहीं ना। हमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देश की स्थिति को भी देखना होगा, जो उसके बैड इफेक्ट हमको मिलेंगे आगे चलने वाले दिनों में, क्या मिलने वाले हैं। बहुत सारी बातें हैं जो चर्चा नहीं होती है इस देश में, जो मगर वो फेस बन के सामने आते हैं। तो जी याद रखिएगा, कुछ अभी जो आपने पढ़ा ना, जो कुछ हो रहा है, द गार्जियन ने जो कुछ भी लिखा है वो क्या हो रहा है, उसको तुम उल्टे एक्सेप्ट कर लोगे तो आज तो तुम सत्ता जीत लोगे, मगर कल जब यही जो जो आपके स्वीकारनामे हैं यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, यूएनएचआर 80 में जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, तब जब हमारे अधिकारी जवाब देते फिरेंगे, हमारे डिप्लोमेट जवाब देते फिरेंगे, जब हम क्लैरिफिकेशन करते फिरेंगे, आप देश के अधिकारियों के लिए परेशानी होकर आप चुनावी फायदा उठा सकते हैं। इस पे कोई पत्रकार बोलने वाला नहीं, डिबेट करने वाला नहीं है, इस पे कोई सलाह देने वाला नहीं है। क्या हो गया इस देश को? कहां चले गए इस देश के बुद्धिजीवी और कहां लेके जा रहे हैं इस देश को आप? तो भाई साहब, आप इस स्थिति को मतलब एक प्लान बी के तरह देख रहे हैं? आपको लग रहा है ये दोनों की कंसेंट से इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही, या हम ही लोगों को लग रहा है कि इन दोनों के बीच में टसल चल रही है? क्या मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा है क्या? फाइनली गडकरी जी शानदार आदमी हैं। गडकरी जी अगर वो प्लान बी का हिस्सा ना भी होते तो भी वो एक अच्छे इंसान थे। मैं उन्हें 10 में से 10 नंबर देता हूं, मगर निश्चित रूप से थिंक टैंक का प्लान बी गडकरी जी हैं। और धीरे धीरे हम जैसे लोगों ने डिबेट करके ये साबित कर दिया है, या इस बात को छेड़ के, जो देखिए एक आशुतोष जी एक बात समझ लीजिएगा, पत्रकारों तक वो बातें लीकेज होकर आती हैं जो लीकेज की जाती है, वो बातें कभी नहीं आती जो लीकेज की नहीं जाती। आप जानते हैं, चाहे आप मैं भी मतलब मेंबरशिप मेरी भी है ना, तो सभी आईएएस पीसीएस और सारी मशीन के एस्टेब्लिशमेंट में आप भी बात करते हैं, मैं भी बात करता हूँ, मगर लीकेज वो आती है ना जो हम तक आनी होती है, जो नहीं आनी होती वो कभी नहीं आती। और मैं हमेशा अपना जर्नलिज्म का मेरा एक स्रोत रहता है कि मैं अंतरराष्ट्रीय लेवल से लेकर राष्ट्रीय लेवल पर उन तमाम चीजों को एनालाइज करके रियल जो होती है जमीनी हकीकत, ये क्या कहते हैं, मैं इस पे कभी नहीं जाता। मैं क्या देख रहा हूं मैं उस पर जर्नलिज्म करता हूं। भाई साहब, मुझे नहीं पता आपको जानकारी है कि नहीं है।
खबरें ऐसी भी हैं कि नितिन गडकरी के मंत्रालय में ज्यादातर ऑफिसर्स शाह और मोदी जी ने भेजे हैं या उनकी पसंद से ही रखे हैं। गडकरी साहब अपनी पसंद के अधिकारी नहीं रख पाए हैं। और मैं एक आपको देखिए, पिछले महीने की शायद बात है, टारगेट कैसे किया जाता है। मतलब आप नागपुर के अंदर NHAI के एक जनरल मैनेजर को CBI अरेस्ट करती है, उन्हीं के शहर में जाके। अब आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि भाई जो करप्शन करेगा वो पकड़ा जाएगा। आप गडकरी के यहाँ छापा मार नहीं सकते थे, तो आपने मैसेज जरूर दे दिया कि आपके मंत्रालय में देखिए करप्शन हो रहा है और सरकार काम कर रही है। मतलब कुल मिला के एम्बेरसमेंट ये किसके लिए हुआ? वो तो जनरल मैनेजर है, कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत से ऑफिसर CBI पकड़ती है, लेकिन गडकरी के शहर में जाके उनके ही अधिकारी को आप अरेस्ट करते हो, मैसेज क्या देना चाहते हो? नहीं, ऑब्वियसली प्लान बी को खत्म करना चाहते हैं, चूंकि बड़ी सीधी बात है। आपको पता है कि मोदी जी चाहते हैं प्लान बी गडकरी ना होके अमित शाह हो। अमित शाह खुद चाहता है कि प्लान बी जो है वो गडकरी ना होके अमित शाह हो। तो यकीनी तौर पर वो काम को रोकने की, माफ करना, ये हाईवे में जिनकी पार्टनरशिप है और जिनके फंडिंग से ये बन रहा है, मोदी जी और अमित शाह की हैसियत नहीं है कि उसको रोक दे। मैं कितनी कड़वी बात कह रहा हूँ उसको समझे आप। वो ये इनकी हैसियत नहीं है कि इसको अंतरराष्ट्रीय TTO को, संधियों को ये तोड़ देंगे। मगर एक चीज है, ये इसमें अपना गेम कर सकते हैं, और वो गेम ये कर सकते हैं कि प्लान बी गडकरी ना होके, प्लान बी योगी ना होके वो अमित शाह होना चाहिए। हर किसी को अधिकार है कि वो प्लान बी बने, अगला प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ठोके, तो उसमें जो है वो भी एफर्ट्स कर रहे हैं, तो उसमें अलग क्या है। मगर ये कहें कि वो टारगेट नहीं करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब तमाम मोदी जी के लिए बिल्डिंग जमाने वाले, तमाम मेहनत करने वाले, तमाम दिन रात जागने वाले अमित शाह बड़ी आसानी से थाली में सजा के कहेंगे गडकरी जी आइए ये ले लीजिए, और ये क्योंकि RSS का हुक्म है, या अब RSS खुद ही एक किनारे लग चुका है, आप भी जानते हैं। मगर इतना दबाव RSS का है, इतना संगठन घर घर डोर डोर उनका है कि मोदी जी अमित शाह चाहकर भी RSS को दरकिनार नहीं कर सकते। मजबूरी यह है कि नेटवर्क उन्हीं का है, और उस नेटवर्क के बगैर चुनाव जीते नहीं जा सकते, लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती, मतलब मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं बनाया जा सकता। और ये सब चाहिए तो आपको RSS भी चाहिए, और अगर RSS आपको चाहिए तो गडकरी इसी तरह खड़े रहेंगे प्लान बी के तौर पे। ये अमित शाह को चाहे इसकी तकलीफ हो या ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो बंधुओं, आज के हमारे मेहमान भाई साहब की इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत गहरी समझ है, बहुत अच्छी जानकारियां हैं, और अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो नितिन गडकरी इंडियन पॉलिटिक्स या बीजेपी सरकार के अंदर एक प्लान बी है, और नरेंद्र मोदी या अमित शाह नहीं चाहते कि प्लान बी नितिन गडकरी को होना चाहिए। अमित शाह खुद प्लान बी की जगह नितिन गडकरी को रिप्लेस करके खुद आना चाहते हैं, और RSS भी इस तरह के प्लान बी में किसी ना किसी, या तो नितिन गडकरी हो या कोई और हो सकता है, नितिन गडकरी हमेशा एक व्यक्ति रखता है। इस इन्फ्लुएंस के साथ आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। हम वाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो आए। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।